हे व्हाट्सअप गाइस, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल कोट है, ये इसमें ब्रूस ली के द्वारा एक बहुत ही शानदार लाइन बोली गई है। इसमें बोला है द सक्सेसफुल वॉरियर, यानी कि एक सक्सेसफुल योद्धा वही होता है, एक आम आदमी जो एक जिसका फोकस जो होता है बिल्कुल लेज़र की तरह शार्प होता है, बिल्कुल पिन पॉइंट फोकस होता है कि उसे ये चीज़ लाइफ में अपने अचीव करनी है। और इसके लिए जो भी उसकी लाइफ में जो दूसरे आप बोल सकते हैं जो हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उन सारे ऑब्स्टिकल्स को वो पेव आउट करते हुए वो अपने गोल तक पहुंचता है। तो यही बात बोली जा रही है कि कितने भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप आपका अगर फोकस बिल्कुल टू द पॉइंट रहेगा, आप बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे अपने गोल के लिए, तो कुछ भी आपको अपना अपना जो गोल है वो अचीव करने से नहीं रोक सकता। ब्रूस ली जो कि बहुत ही बेहतरीन फाइटर रहे हैं, आप इनका नाम जानते ही होंगे, उनके द्वारा ये लाइन बोली गई है। तो ये था आज का मोटिवेशनल कोट। चलता हूँ पहली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे ले लेते हैं कोरोना अपडेट। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड के अंदर इस समय 1,37,76,752 केसेस निकल के आ चुके हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो नंबर ऑफ रिकवर्ड पेशेंट्स हैं वो है 81,93,440 लोग पूरी तरीके ठीक होके घर जा चुके हैं। लेकिन जो सबसे दुख भरी बात है वो ये कि 5,88,635 लोग कोरोना की वजह से वर्ल्ड वाइड अपनी जान गंवा चुके हैं। उसके बाद आप अगर देखेंगे कंट्री वाइज तो यूएसए टॉप पे बना हुआ है लगभग 36 लाख केसेस के साथ में। उसके बाद यहाँ पे पर डे 22,826 केसेस निकल के आ रहे हैं। 1,40,442 डेथ्स हो गई हैं अब तक। उसके बाद अगर आप देखेंगे दूसरे नंबर पे ब्राज़ील, तीसरे पे इंडिया, चौथे पे रशिया, पांचवे पे पेरू, चिली। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं टॉप पे। उसके बाद इंडिया का अगर आप देखेंगे तो इंडिया में 9,92,746 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स निकल के आ चुके हैं अब तक पॉजिटिव। उसमें से 6,29,000 के आसपास पूरी तरीके ठीक होकर घर जा चुके हैं। लेकिन जो सबसे दुख भरी बात एज एन इंडियन कि 25,414 लोग हमारे देश के अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो दोस्तों, जिस तरीके से कोरोना वायरस पीक कर रहा है, वो जो केसेस है, नंबर ऑफ केसेस वो पर डे बढ़ते चले जा रहे हैं। उसमें आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट को इससे प्रॉब्लम अब हो रही है, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो ये कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूज डिमांड हो रही है आईसीयूज़ की, वेंटिलेटर्स की, और उसके बाद प्रॉपर हॉस्पिटल्स की, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करना कहीं ना कहीं अब मुश्किल होता जा रहा है गवर्नमेंट के लिए। इसलिए जल्दी से जल्दी वैक्सीन बननी ज़रूरी हो गई है, जिससे कि इस पूरी बीमारी से, कोविड 19 से निजात पाई जा सके। तो चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है निमोनिया वैक्सीन। निमोनिया वैक्सीन जो है एक तरीके की, आप देखेंगे निमोनिया क्या होता है। निमोनिया एक तरीके का लंग इन्फेक्शन होता है। जब लंग्स के अंदर आप देखेंगे कि हमारी बॉडी में जो एयर सैक्स होते हैं, जो एयर अब्जॉर्ब करते हैं, वो वहाँ पे उन एयर सैक्स में इन्फेक्शन हो जाता है, वो बंद हो जाते हैं, तब बेसिकली बोला जाता है निमोनिया। तो ये ज़्यादातर प्रेवलेंट बीमारी है बच्चों के अंदर। जो आप देखेंगे इन्फेंट्स होते हैं, जो 5 साल की उम्र से कम बच्चे होते हैं, और काफ़ी बार ये बड़े लोगों को भी देखने को मिलती है, लेकिन ज़्यादा घातक होती है ये बच्चों के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, जिसे आप डीसीजीआई बोलते हैं, उसने अभी अप्रूव किया है इंडिजिनसली इंडिया के ही द्वारा डेवलप की गई कॉन्जुगेट वैक्सीन निमोनिया के लिए, जो कि सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाएगी पुणे के अंदर। ये इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले डीजीसीआई अप्रूवल लिया, जिससे कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स करने के बाद फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स करे जा सकें ऑफ निम्यूनिकल पॉलीसैचराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो ये आप याद रख सकते हैं, आइडिया रख सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कोई वैक्सीन अगर बनी तो वो किसके द्वारा बनाई जा रही है। उस साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं इसके गाम्बिया के अंदर, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे भी करे गए हैं। ये जो कमेटी है बेसिकली कंस्टिट्यूट की गई थी डीसीजीआई के द्वारा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ग्रैंड कमीशन ऑफ मार्केट ऑथराइजेशन से। जो सेरम इंस्टीट्यूट है उसने ग्रांट की परमिशन, जिससे कि ये जो वैक्सीन है निमोनिया की, इसे डोमेस्टिकली डेवलप किया जा सके। निमोकल निमोनिकल पॉलीसैचराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन जिसको आप बोलते हैं। अर्लियर इसकी जो डिमांड थी ऐसी वैक्सीन्स की वो काफ़ी ज़्यादा रही है, क्योंकि अभी तक हमें जो दूसरे जो देश हैं वहाँ से ये इंपोर्ट करके वैक्सीन लानी पड़ती थी, और इसकी वजह से काफ़ी ये महंगी भी पड़ती थी हमारे देश में। और बहुत सारे बच्चों की एक आप देखते थे कि निमोनिया की वजह से अक्सर बच्चों की जान जाती हुई आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा।
ये जो वैक्सीन है बेसिकली ये एक इसे यूज़ किया था एज एन एक्टिव इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्वेसिव डिजीज़, मतलब बीमारी के लिए ये एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन का काम करती है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो कि आप देख सकते हैं इन्फेंट्स के अंदर, जो बच्चे होते हैं छोटे, उनके अंदर ये बेसिकली देखने को मिलता है। और ये जो वैक्सीन है इंट्रामैस्कुलरली लगाई जाती है, जैसा कि आप देखेंगे डायरेक्ट जब आपके हाथ में इंजेक्शन लगा दिया जाता है, दैट इज़ व्हाट यू कॉल इंट्रामैस्कुलर। और जो इंट्रावेनस होता है वो डायरेक्ट वेन्स में इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि आप ध्यान रख सकते हैं। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है इनवैलिड पेंशन टू आर्म्ड फोर्सेज। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया कि इनवैलिड पेंशन दी जाएगी आर्म्ड फोर्सेज के पर्सनल को जिन्होंने 10 साल से कम नौकरी करी है। मतलब अभी तक क्या था कि जो लोग 10 साल से कम की नौकरी करते थे उनको ये पेंशन का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब जो लोग 10 साल से कम जिन्होंने नौकरी करी है, किसी भी कारण से वो नौकरी नहीं कर पाए 10 साल से ज़्यादा, कुछ उनको मेंटल इलनेस हो गई या फिर वो किसी वॉर में घायल हो गए या जो भी रीज़न रहा हो, तो उनको ये पेंशन अब मिलेगी। इनवैलिड पेंशन जो है वो ग्रांट की गई आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को, जो कि आप देखेंगे कई बार मैंने आपको बताया डिसेबिलिटी की वजह से ये चीज़ देखने को जो मिलती है। यहाँ पे आप देखेंगे नॉन एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा वो आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल जिन्होंने सर्विस ज्वाइन की 4/1/2019 के बाद, उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें बन जाता है ऐसा कि इनवैलिड पेंशन किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद है। तो आप ये बता सकते हैं कि 4/1/2019 के बाद के जो लोग आर्मी में ज्वाइन करेंगे उनको सबसे ज़्यादा इससे प्रॉफिट होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। पहले की अगर आप देखेंगे तो क्वालिफाइंग जो पीरियड था इस पेंशन के लिए वो था कि 10 साल से ज़्यादा ही किसी ने नौकरी करी हो तभी ये पेंशन मिलती थी। या फिर अगर आप देखेंगे जो जिन्होंने 10 साल से कम का कम टाइम तक नौकरी करी है उनको जो ग्रेजुटी है और ये सारी चीज़ें भी नहीं मिलती थी। यहाँ पे देखेंगे आप जो इस डिसीजन के बाद आर्म्ड पर्सनल फोर्सेस जो है वो जिन्होंने 10 साल से कम नौकरी करी है, या फिर आप देखेंगे जो इनवैलिड सर्विस है, जो कि आप देखेंगे मेंटल इन्फॉर्मिटी, कुछ मेंटल इलनेस हो गई किसी को, या फिर नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉन एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, परमानेंट इम्प्लीकेटेड इनकैपेसिटी, या फिर आप देखेंगे जो दूसरी इश्यूज होते हैं जो भी जिसकी वजह से जॉब नहीं कर पाते या फिर वो जॉब छोड़ देते हैं आर्मी की, तो उन सभी लोगों को अब ये पेंशन दी जाएगी। तो ये एक आर्म्ड फोर्सेस के लिए अच्छी खबर है, आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, DPIIT बोलते हैं जिसे आप, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा गवर्न किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी 5 नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ डिज़ाइन इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश किए, जिसमें कि जो वर्ल्ड क्लास डिज़ाइन एजुकेशन दी जाएगी बच्चों को अलग अलग इन कॉलेजेस के द्वारा। NID अहमदाबाद में आपको देखने को मिलेगा, ये 1961 के अंदर इसे ये सबसे पहली बार देखने को मिला। उसके बाद 4 और NIDs यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन खोले गए, जो कि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, असम, मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिले। पिछले कुछ सालों में NID जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, यहाँ पे बोला गया कि ये जो इंस्टीट्यूशंस है ये नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं और ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाए गए हैं। उसके बाद आप देखेंगे जो ये इंटरनेशनली अक्लेम्ड हैं और ये एक आप बोल सकते हैं प्रीमियर डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि हाई क्वालिटी डिज़ाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। आप ये याद रख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कितने इस समय नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ डिज़ाइन हैं, तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं यहाँ पे, एक आंध्र प्रदेश, 2 हरियाणा, 3 असम और चौथा मध्य प्रदेश और पांचवा अहमदाबाद। तो ये 5 डिज़ाइन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये इस बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही टेस्टिंग पर मिलियन। WHO ने जो अभी एडवाइजरी जारी करी है उसमें बोला कि इसमें कॉम्प्रिहेंसिव सर्विलेंस करने की ज़रूरत है सस्पेक्टेड केसेस की, जिससे कि आप देखेंगे जैसे कोई कोरोना पॉजिटिव कंफर्म केस हो गया, उससे जो संपर्क में जितने भी लोग आए आप देखेंगे उनका टेस्ट, उनको बोलते हैं सस्पेक्टेड केसेस, कि शायद उनके जो ये इन्फेक्शन है वो हुआ हो या हो सकता है या इन्फेक्शन इनको ना हुआ, तो इनका टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो यही बोलते हैं, आपने सुना होगा संपर्की जिनका टेस्ट किया जाता है। WHO ने बोला है कि इस जो सस्पेक्टेड केसेज है इनमें लगभग 140 टेस्ट पर डे पर मिलियन पॉपुलेशन करने की ज़रूरत है, यानी कि 140 टेस्ट पर 10 लाख लोग ये टेस्ट होना चाहिए।
आप देखेंगे वियतनाम में 99 किए जा रहे हैं, यूएसए में 125, जापान में 130, यूके में 749, स्वीडन में 1413, इटली 2514, साउथ कोरिया 5567 और यूएई लगभग 12738 टेस्ट पर 10 पर मिलियन करता आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। आप बोल सकते हैं जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी उतनी ही ज़्यादा आप देखेंगे अच्छी, जल्दी टेस्ट होगा, जल्दी डिटेक्ट होगा, जल्दी उसका ट्रीटमेंट होगा, जल्दी वो ठीक हो जाएगा। तो ये सारा पूरा माजरा है जिससे कोरोना वायरस को ट्रीट करने की बात की जा रही है। 22 इंडियन स्टेट जो है वो ऑलरेडी कंडक्ट कर रहे हैं 140 से ज़्यादा टेस्ट पर डे पर मिलियन। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो स्टेट्स हैं ये रेगुलरली इसमें एडवाइजरी जो WHO की है ये इसको लेके चल रहे हैं अपने जो स्टेट्स में। उसके बाद आप देखेंगे कुछ फैक्टर्स जो कि स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है कि एडिंग नंबर्स ऑफ कोविड-19 टेस्ट इन कंट्री इज स्टडली ग्रोइंग नेटवर्क, ज़्यादा से ज़्यादा अब टेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही है। फिर चाहे वो दिल्ली जैसा स्टेट हो, मुंबई हो या फिर दूसरे यूपी जैसा स्टेट, हर जगह टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है। और जो लैब में टेस्टिंग, जो लैब की कैपेसिटी है उन सबको बढ़ा के ये सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक नए लेवल पे क्रिएट किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, जहाँ पे आप देखेंगे RT-PCR, रिवर्स टेस्ट, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ट्रू नेट, CB नेट, ये सारे जो टेस्ट हैं इनको बोला गया है कि ये अपनी जो फैसिलिटी है उसको प्रॉपरली ऑगमेंट करके चलें। तो ये था टेस्ट पर मिलियन की पूरी बात, जो कि आप याद रख सकते हैं। प्रीलिम से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो सस्पेक्टेड केसेस हैं उनको किस हद तक टेस्टिंग के लिए बोला गया WHO के द्वारा, तो ये आप याद रख सकते हैं। चलता हूँ थोड़ा सा WHO के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। WHO क्या है? WHO एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि यूनाइटेड नेशंस के लिए काम करती है, और इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ है उसके लिए काम करे। ये UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का एक पार्ट है। इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा। इसके 6 ऑटोनॉमस रीजनल ऑफिसेज हैं जो कि आप देख सकते हैं अफ्रीका, ब्राज़ील, यूरोप कोपेनहेगन के अंदर, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया न्यू दिल्ली के अंदर, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन कायरो के अंदर, वेस्टर्न पैसिफिक मनीला के अंदर, अमेरिकाज अमेरिका का जो हेड ऑफिस आपको देखने को मिलेगा अमेरिका के अंदर वाशिंगटन DC में। उसके बाद इसे इस्टेब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 को, और इसी दिन वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि आप याद रख सकते हैं। इसके द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हर साल पब्लिश की जाती है जिसे बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट किसने बनाई? फैमिली वेलफेयर या फिर नीति आयोग या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ये याद रख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग्स की बात की जा रही है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो होती है जैसे आपने लेट से कि कोई घड़ी बनाई इंडिया के अंदर, उस घड़ी में कुछ एक ऐसी क्वालिटी है कि जो आपको वर्ल्ड के अंदर नॉर्मल घड़ियों में नहीं दिखती। जैसे आप देखें मिस्टर इंडिया ने एक ऐसी घड़ी बनाई जो जिससे आदमी इनविजिबल हो जाता था। अगर ऐसी घड़ी, तो इसके लिए अगर आप पेटेंट फाइल कर देते हैं तो इसके लिए आपको रॉयल्टी मिलेगी। हर वो इंसान जो ये आपकी बनाई हुई घड़ी खरीदेगा उसके लिए आपको रॉयल्टी मिलेगी। गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा, एक एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा। मान लीजिए 10 सालों के लिए रॉयल्टी आपने फाइल करी, 10 सालों तक आपको हर घड़ी बिकने पर आपको वो पैसा मिलने लगेगा। तो बेसिकली ये इसका मतलब होता है। इसका जो बेसिक मतलब यही कि आप समझ सकते हैं, जिसने अगर कोई अपना इंडिविजुअल प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और उसके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइल कर दी, तो उसको उसका पूरा फ़ायदा बाय द टाइम वो चीज़ बिकती रहती है, वो प्रोडक्ट बिकता रहता है, वो फ़ायदा आपको मिलेगा। आप देखेंगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2019 रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया टॉप 10 नेशंस में अब आ गया है, जो कि आप देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग एक्टिविटी के अंदर एक इंडिया का एक बहुत ही बढ़िया स्टेप है। क्योंकि अभी तक जो प्रॉपर्टी राइट जो फाइलिंग्स होती थी इंडिया की तरफ से बहुत कम होती थी। क्योंकि आप देखेंगे सबसे जो बेसिक इशू क्या है इंडिया के अंदर कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमारा देश बहुत कम पैसा खर्च करता है, और यही रीज़न है कि आप देखेंगे जब पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कम खर्च किया जाता है तो इस वजह से आप देखेंगे कि हमारे यहाँ नए नए जो
आविष्कार हैं वो नहीं होते, फिर वो हेल्थ सेक्टर में हो या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हो या फिर दूसरे एजुकेशन सेक्टर्स में हो, वहाँ पे इस चीज़ की कमी देखने को मिलती है। और यही रीज़न है कि हम अभी तक काफ़ी ज़्यादा लैग बिहाइंड कर रहे थे। लेकिन जब से गवर्नमेंट ने पुश की है स्कीम जैसे कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, और अब भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत लाई है, इसके तहत जो आईपी फाइलिंग है उनकी एक्टिविटी बढ़ती हुई नज़र आई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे लोग अपने मतलब कोई चीज़ यूज़ करने का प्रेफरेंस जो है वो अब कम दे रहे हैं और उसको खुद से बनाने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं। यही चीज़ आपने देखा जब से टिकटॉक पे बैन लगा, ये चीज़ नज़र आई, तो अब इंडिजिनस ऐप आपको देखने को ज़्यादा मिल रही हैं, जैसे चिंगारी हो गई, रोफोसो हो गई, ये सारी ऐप्स। उसके बाद आप देखेंगे जब से टिकटॉक वगैरह बैन हुई 59 ऐप्स, तब से इंडिया का जो एक एम्फेसिस है वो वर्ल्ड क्वालिटी, हाई क्वालिटी ऐप्स डेवलप करने का। जैसे आप देखेंगे फेसबुक एक ग्लोबल ऐप है जिसमें पूरे वर्ल्ड के लोग उस ऐप को चलाते हैं, और जो ह्यूज रेवेन्यू फेसबुक जनरेट करता है उसका एक बहुत ही एक आप बोल सकते हैं पॉइंट, डेसिमल पॉइंट का रेवेन्यू जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के पास आता है। अगर ऐसा ही कुछ ऐप जो पूरे वर्ल्ड में छा जाए वो इंडिया के अंदर से आता है, तो वो उसका जो बड़ा रेवेन्यू का चंक है वो इंडियन गवर्नमेंट के पास आ सकता है। इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट करने में, इकोनॉमी को रिवाइव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इंडस्ट्री 4.0, ये जो है इसमें आपको नए नए इन्वेंशंस देखने को मिलेंगे, और इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा जो काफ़ी ज़्यादा जो चैलेंजेस हैं वो भी देखने को मिलेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड और दूसरे इश्यूज़ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। जैसे कि देखेंगे आप कि जो इनोवेशन है इसको अगर आपको स्टिमुलेट करना है तो टेक्नोलॉजी को लेके चलना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए, उसके बाद मशीन लर्निंग देखिए, इन सारी चीज़ों में स्किल्ड होने की ज़रूरत है। लोगों को पूरी इसके बारे में लर्निंग होने की ज़रूरत है जिससे कि वो अच्छे से काम कर सके, नई नई रिसर्च कर सके और नए नए डेवलपमेंट्स कर सकें। आईपी जो है, आईपी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने ज़्यादातर आइडेंटिफाई किया है जो इम्पोर्टेंट, जो उनको आइडेंटिफाई किया जाता है एज एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंट्री, देश के लिए बहुत ही अति आवश्यक इंडस्ट्री है, ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा बोला जाता है, क्योंकि इसके थ्रू बहुत अच्छा एक चंक जो रेवेन्यू का है वो जनरेट किया जा सकता है। उसके बाद आप देखेंगे इकोनॉमी में ये ह्यूज कंट्रीब्यूशन कर सकता है। उसके बाद आप देखेंगे बहुत ह्यूज अमाउंट में जॉब्स क्रिएट करी जा सकती हैं, लार्जर शेयर ऑफ इट्स जीडीपी में जो है ह्यूज कंट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आप देखेंगे जो लास्ट सेंचुरी थी, पिछले जो लास्ट सेंचुरी आप वहाँ पे देख सकते हैं जो अनप्रेसिडेंट इम्प्रूवमेंट देखने को मिला हेल्थ के सेक्टर में। तो ये क्यों देखने को मिला? आप देखिए इतनी सारी जो रिसर्च करी जा रही है हेल्थ सेक्टर में, इतनी सारी जो वैक्सीन्स बनाई जा रही है, इतनी सारी जो अलग अलग आप हार्ट से रिलेटेड देखिए, अच्छे से अच्छा एक आपको आप एडवांस ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। फिर वो आप ब्रेन से ट्रीटमेंट, न्यूरो ट्रीटमेंट हो या फिर दूसरे पोलियो से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि जब भी कोई ये मेडिसिन बनाता है तो ह्यूमैनिटी को तो फ़ायदा होता ही है इससे, साथ ही साथ एज एन इंडिविजुअल जिसने वो बनाई वैक्सीन या वो दवा, तो सबसे ज़्यादा उससे फ़ायदा होता है। उसकी अपनी एक जो मेहनत होती है उसका उसे रिवॉर्ड मिलता है, पूरी लाइफ टाइम वो उसकी रॉयल्टी लेता है। तो ये सारी वजह से लोग ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर वो हेल्थ इंडस्ट्री हो या एजुकेशन हो या फिर दूसरे साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो, वहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि यहाँ से ना कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है इकोनॉमिक लेवल पे। तो ये सारी चीज़ें थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर से रिलेटेड, आप ये चीज़ याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए आप जो बात करी जा रही है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलाई करती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ पे, जैसे कि आप देखेंगे स्विट्ज़रलैंड हो गया, यूएसए हो गया, स्वीडन, यूके। उसके बाद पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, ये सारे प्रिंसिपल मीन्स हैं जिससे कि अपनी एक ओनरशिप डिक्लेयर करी जा सकती है जो भी आप क्रिएशन कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं, या फिर जो भी ब्रांड आपका है उस पर। उसके बाद आप देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स ले रही है जिससे कि इस्टेब्लिश किया जा सके एक फेवरेबल एनवायरनमेंट, जिससे कि क्रिएट करे एक प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कोई भी आपकी द्वारा बनाई हुई चीज़ पे अपना क्लेम ना कर दे। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में गाने बनते हैं तो उस पर कई बार कॉपीराइट क्लेम लगा दिया जाता है कि बनाया किसी और ने लेकिन लॉन्च किसी और ने कर दिया अपने एक अलग वीडियो के साथ। तो यही बेसिक चीज़ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कि जिसने जो प्रोडक्ट बनाया उसको उसकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। यूट्यूब की भी काफ़ी ज़्यादा इसमें स्ट्रिक्ट पॉलिसी है जो आपको अगर आप यूट्यूबर हैं या यूट्यूब पे काम करते हैं तो आपको पता भी होगा इस बारे में।
वैसे ही आप देखेंगे जो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी है, इसे लॉन्च किया गया था 2016 के अंदर, जिससे कि प्रमोट किया जा सके आईपी रिजीम पूरी कंट्री के अंदर, और एनकरेज किया जा सके यंग माइंड्स को, यंग इनोवेटर्स को, कि वो कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प कर सकें। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि इसके तहत आपको एक दिस विल प्रोवाइड अ एफिशिएंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इकोसिस्टम, जिससे कि एक पेस ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ इंश्योर करी जा सके। इंडस्ट्री जो डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली सारा काम आप देखिए, अगर मशीन मशीन बनी तो कैसे, किसी का तो दिमाग होगा ना उस मशीन के पीछे, किसी ने तो दिमाग लगा के वो मशीन बनाई होगी, उसके उसके बाद उसने वो मशीन मार्केट में लॉन्च करी होगी, बिकी होगी उसका, फिर तो उसके लिए आप यही बात कि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन देखेंगे तो आपको ओवरऑल इकोनॉमी रिवाइव होती हुई नजर आएगी। इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अपना एक बहुत ही बड़ा महत्व है, आप ये चीज़ याद रख सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही बग्स और पेस्ट की। बग्स आप देखें, आप देखते होंगे छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उसे बग्स बोलते हैं, और जो पेस्ट आप बोलते हैं, जो कीट होता है उसे बोलते हैं बेसिकली पेस्ट। दो तरीके के जो बग्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लेडी बर्ड बीटल्स, और दो तीन इंडिजिनस बग जो इंडिया के बग हैं, उन्हें एक बायोलॉजिकल सोल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है। जो कि आप देखेंगे ये एक जो पेस्ट है वूली वाइट फ्लाई, जो कि कैरेबियन ओरिजिन का है, और इंडियन फार्मर जो है फ्रूट्स के, उनको सबसे ज़्यादा इसकी वजह से नुकसान देखने को मिलता है। आप देखेंगे जो ये वाइट वूली है, ये जो मान लीजिए ये आम है, इस आम में ये कीड़ा अगर लग गया तो ये क्या करता है, खाना इसे स्टार्ट कर देता है और इस फल को पूरी तरीके से सड़ा देता है। तो अगर आप जैसे देखेंगे कि ये जो लेडी बर्ड बीटल है, अगर इसको यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो ये जो बीटल है, ये जो बग है, ये सारे इन वूली वाइट फ्लाई को खा डालेगी, और ये जब खा लेगी इसे तो ये जो पूरा फल है, ये जो पूरा मैंगो, ये सड़ने से बच जाएगा। तो बेसिक चीज़ यही है समझने के लिए। उसके बाद आपको और जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसने बोला कि पेस्ट्स की वजह से, कीट की वजह से लगभग इंडिया में 30 से 35% जो क्रॉप्स हैं वो हर साल ख़राब हो जाती हैं। वूली जो वाइट फ्लाई है, इसमें आप देखेंगे जो न्यूएस्ट 118 एग्जॉटिक पेस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंडियन फार्मर्स को ट्रबल कर रहे हैं। पर्टिकुलरली आप देखेंगे फ्रूट ग्रोअर्स को सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं फ्रूट ग्रोअर्स, क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि उनके पेड़ों पे कीट लग जाए और वो उनके फसल खराब कर दे। बेसिकली आपको देखने को मिलेगा जमाइका के अंदर 1896 में इसे सबसे पहले इस पेस्ट को नोटिस किया गया था। फ्लोरिडा के अंदर यूएस 2000 यूएस में 909 के अंदर। ये एक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देखेंगे जो ये वाइट फ्लाई है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि वाइट फ्लाई कि क्या है, एक बग है या एक पेस्ट है या फिर कोई इंसेक्ट है या फिर कुछ और बता देंगे आपको, और आपको उसमें से मार्क आउट करना पड़ेगा कि कौन सा एग्जैक्ट सही है। तो ये आप अच्छे से कहीं नोट डाउन करके रखिए दोस्तों। मैं जो लेक्चर बनाता हूँ ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी या फिर बैंकिंग या फिर यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए है। ये हर उस नॉर्मल आदमी के लिए, नॉर्मल इंसान के लिए जो अपने आप को करंट से अपडेट करके रखना चाहता है, जो डेली अफेयर्स हैं उनसे अपने आप को अपडेट करके रखना चाहता है, और अपनी एक जो नॉलेज है उसे ऑप्टिमम लेवल पे रखना चाहता है। तो सभी लोग, सभी एज ग्रुप के लोग ये देख सकते हैं मेरा वीडियो। यहाँ पे आप देखिए जो वाइट फ्लाई है ये एक इन्वेसिव और पॉलीफैगस मीनिंग है, जो जिससे कि आप देखेंगे क्रिएचर ऐसा जो फीड करता है फ्रूट के ऊपर, जो मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बाद आप देखेंगे आईसीआर जो है इसे 2019 में जो अपनी रिपोर्ट है उसमें बोला कि जो स्प्रेड ऑफ पेस्ट है ये बेसिकली कैरेबियन आइलैंड आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये देखिए आपको कैरेबियन आइलैंड कुछ यहाँ पे, ये एरिया जो है यहाँ पे कैरेबियन आइलैंड देखने को मिलेगा, जो कि जिसमें आप देखेंगे वेस्ट इंडीज, ट्रिनिडेड टोबैगो और दूसरे बहामास जैसे आइलैंड्स आते हैं। तो इंडिया के अगर रिस्पेक्ट में देखेंगे तो पूरा ये अफ्रीकन रीजन आप पार करके आप यहाँ पे आएंगे नॉर्थ पैसिफिक में, वहाँ पे आपको ये पूरा आइलैंड देखने को मिलता है। तो आप ये चीज़ याद रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी जब भी न्यूज़ कोई कवर करे तो उसमें उसका जो जोग्राफिकल रेलेवेंस है वो ज़रूर लिंक करके देखें, जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली समझ में आए। तो यही बात है, जब कैरेबियन आइलैंड से ये सारी चीज़ें जो फ्रूट्स हैं या दूसरी इन्फेक्टेड सीडलिंग्स हैं ये आई हमारे देश के अंदर इंडिया में, तब ये जो बेसिकली आपको जो पेस्ट है वो देखने को मिला।
नेचुरल कंट्रोल कैसे किया जा सकता है इसको, कि पेस्ट जो है ये बेसिकली इसको गोवा प्लांटेशन जो केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु में जो अमरूद की खेती होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है। ये सिट्रस वाइट फ्लाई, जो कि आप सिट्रस बोल सकते हैं, जो खट्टे पेड़ होते हैं या खट्टे प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं जैसे सिट्रस है, जैसे ऑरेंज हो गया या फिर दूसरी खट्टे फ्रूट्स हो गए, वहाँ पे आपको ये वूली वाइट फ्लाई देखने को मिलती है नियो ट्रॉपिकल ओरिजिन के अंदर। और जो वार्मर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड हैं, जो जहाँ पे थोड़ा सा गर्मी होती है, वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो फिर से वही बात कि ये जो वाइट फ्लाई है इसके बारे में आपको डिटेल्ड क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे ये पाई जाती है, इसका क्या बेसिक काम है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि इसे लगभग 20 प्लांट फैमिलीज जो हैं वहाँ पे पाया जाता है। स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस गोवा में देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे जो मैनेजमेंट है ऑफ ये जो एग्जॉटिक पेस्ट का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी जो फ्रूट इंडस्ट्री है उसको इससे बचा के चलें, जिससे कि हम अपनी इकोनॉमी को प्रॉपरली लेके चल सकें, उन फार्मर्स को कम से कम नुकसान हो, ये चीज़ इंश्योर कर सके। इंपॉर्टेंट है ये कि हम लोग इम्प्लॉय करें इकोनॉमिकली वाइबल, एनवायरमेंटल और साउंड मेजर, जिससे कि जो नेटिव प्रेडेटर्स हैं, जिससे कि ये वूली फ्लाई को, वाइट फ्लाई को कंट्रोल किया जा सके। इंडिजिनस बग्स को यूज़ करके इस पेस्ट को कंट्रोल कर सके। जो इंडिजिनस प्रेडेटर्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे लेडी बर्ड बीटल और कॉकीनिडेड फैमिली के, इनको ग्रीन लेसविंग फ्लाई के द्वारा कहीं ना कहीं ये सारे जो चीज़ें हैं, फ्लाई, ये सब बग्स हैं, इनके द्वारा इस पेस्ट को कंट्रोल किया जा सके। तो ऐसी बातें करी जा रही हैं, आप ये चीज़ याद रख सकते हैं, आइडिया रख सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसकी, ये GS1 सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अगर आप वर्ल्ड में देखेंगे तो चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा, चाइना की पॉपुलेशन 18.5% कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड पॉपुलेशन में। उसके बाद दूसरा नंबर आता है 17.9% इंडिया का, फिर US, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान। और इस सब में आप क्या कॉमन चीज़ देखेंगे, जो एशियन कंट्रीज़ हैं वही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। इंडिया जो है अभी आप देखेंगे एक सबसे अभी तक बोला जा रहा है कि बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ेगी और ये चाइना को सरपास कर जाएगा। लेकिन जो अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है उसमें बोला गया है कि हमारा देश जो है जल्दी अभी जो बोला जा रहा है कि चाइना को सरपास कर जाएगा, वो नहीं होने वाला है। और अभी जो करंट ग्रोथ रेट है इंडिया का, वो देखने को मिलेगा, जो पीक करेगा 2047 के आसपास पीक करेगा। तो अभी काफ़ी टाइम हम बोल सकते हैं हमारे पास, जिसमें हम अपना जो यूथ है वो उसको स्किल करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को एक नई तरीके से रिवाइव कर सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही 1.61 बिलियन आपको इसमें देखने को मिलेगा इंक्रीज़। और ये जो डिक्लाइन होगा यहाँ पे 1.03 बिलियन का डिक्लाइन देखने को मिलेगा 2100 के अंदर। मतलब 2000 का जो ये एरा है ये पूरा ख़त्म हो गया। जब हम लोग 21st सेंचुरी का एंड होगा तब तक ये जो नंबर है ये अब जो पीक कर रहा है ये काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर चुका होगा। लेकिन अगर हम देखें इंडिया अगर अपना UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो टारगेट है, जिसमें आप देखेंगे ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसमें जो बात की जाती है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। उसके बाद आप देखेंगे रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड पार्टनरशिप फॉर गोल्स। दोस्तों ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कि ये किसी भी एक आम इंसान को या फिर किसी स्टूडेंट के लिए आंसर राइटिंग कर रहा है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर वो प्रीलिम से रिलेटेड हो या मेन से, आपको बिल्कुल ये बाय हार्ट करके चलना चाहिए कि क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो इंडिया को या वर्ल्ड वाइड अचीव होने हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट्स हैं वो, उसमें देखा जाता है तो ये जो पीक है वो पहले देखा जाना था कि इसमें पॉपुलेशन डिक्लाइन लगभग 929 मिलियन के आसपास देखने को मिलेगा। प्रीवियस जो UNDP ने बोला था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, कि ये जो डिक्लाइन होगा वो लगभग 2046 के आसपास इंडिया का 1.4 बिलियन, जो कि एक ह्यूज नंबर है। इतनी पॉपुलेशन इंडिया की डिक्लाइन हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो साथ ही साथ आपको मैंने बताया ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो कि आप देखेंगे ये सारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यहाँ पे जो वर्ल्ड के जो सबसे 17 इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो उनको एड्रेस करने की बात की जाती है, उन्हीं में से एक है पॉपुलेशन, जिसकी वजह से एक्सेस पॉपुलेशन की वजह से आपको पॉवर्टी, हंगर और हेल्थ जैसे इश्यूज, एजुकेशन जैसे इश्यूज देखने को मिलते हैं। ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे अगर तो जो
इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो, अगर आप देखेंगे कि कॉन्ट्रासेप्शन, जिससे कि जो बर्थ कंट्रोल आप करते हैं, जिससे कि जो जनसंख्या वृद्धि है उसका जो रोकने के जो साधन हैं वो सारे ज़्यादा अवेलेबल होंगे। आने वाले टाइम में देखेंगे आपकी शार्पर फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि जो वुमेन है ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें एक्सेस कर सकेंगी कॉन्ट्रासेप्शन और एजुकेशन से रिलेटेड। मतलब अच्छी उनकी एजुकेशन मिलेगी तो वो ये चीज़ समझ सकेंगी कम बच्चों का क्या महत्व है, ज़्यादा बच्चों से क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। उसके बाद आपको जो प्रॉपर प्रेगनेंसी ना हो, इसलिए प्रॉपर उसके जो टूल्स हैं वो देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप प्रेग्नेंट होने से जो अपने आप को बचाया जा सकता है। उसके बाद आप देखेंगे जो रिसेंट सिनेरियो है, इस वजह से जो शार्प रिडक्शन देखने को मिलेगा टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब जो बच्चे पैदा करने की जो रेट है वो कम होती जाएगी। जो प्रॉपर एक्सेस होगा कॉन्ट्रसेप्शन का, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो ये दिखाता है कि जो टोटल एवरेज है, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एक औरत रिप्रोड्यूस करती है, उसके बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है कि कितना पर कितनी पॉपुलेशन वो आगे उसकी वजह से बढ़ेगी। अगर मान लीजिए 3 बच्चे करती है, 4 बच्चे करती है, तो आप देखेंगे जो पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियल राइज देखने को मिलेगा, जो कि अगर आप देखेंगे पहले की कंपैरिजन में अब कम। पहले के लोग बहुत ज़्यादा मतलब कई कई बच्चे करते थे रिप्रोड्यूस, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ आपको देखेंगे प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को मिलती थी कि हेल्थ के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते थे। बच्चे पैदा तो होते थे लेकिन वो उनको प्रॉपर हेल्थ ना होने की वजह से मर जाते थे, वो सर्वाइव नहीं कर पाते थे। इस वजह उस समय लोगों की जो मेंटालिटी थी वो ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रिप्रोड्यूस करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होंगे तो अच्छी एक उनकी जो एम्प्लॉयमेंट की मीन्स है वो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा घर में। और अगर कुछ हेल्थ क्राइसिस की वजह से कुछ बच्चे नहीं भी रहते तो इतना उनकी फैमिली रहेगी कि वो सर्वाइव कर जाएं। फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो बात की जा रही है यूएनडीपी के द्वारा, इसमें बताया जा रहा है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो अगर 2.1 से कम होगा तभी किसी कंट्री की पॉपुलेशन कम होगी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो फोरकास्ट है उसमें बोला गया कि जो ट्रेंड है जिसमें आप देखेंगे लो फर्टिलिटी जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आप देखेंगे यूरोप, उसके बाद ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ अमेरिका, ये सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो वहाँ पे फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलता है, वो जो कि अगर आप एक एवरेज देखें तो वो 1.75। तो ये आप बोल सकते हैं कि एवरेज से काफ़ी ज़्यादा कम है। यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से वो बताती है कि लगभग इंडिया में 1.2% ऑन एन एवरेज एनुअल रेट है, जो कि 2010 से 19 के बीच में देखने को मिलता है। इस रेट पे पॉपुलेशन बढ़ती है। तो टॉप अगर देखेंगे तो चाइना देखिए आप, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके बाद इंडिया दूसरे नंबर पे, उसके बाद आप देखेंगे ये जो रीजन है, ये रीजन साउथ एशियन जिसे रीजन आप बोलते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ह्यूज पॉपुलेशन देखने को मिलती है। और इसी वजह से बोला जाता है कि ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से जो ये रीजन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने की क्षमता है। तो इसी को एक्सप्लॉइट करने की टाइम टू टाइम बात की जाती है। आप देखेंगे रशिया इतना बड़ा कंट्री है लेकिन इसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है। साथ ही आप देखेंगे जो यूनाइटेड स्टेट्स इतना बड़ा देश है वर्ल्ड के अंदर, लेकिन इसकी पॉपुलेशन जो है इंडिया के सिर्फ यूपी के पॉपुलेशन के बराबर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो नॉर्थ अमेरिका की जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम है, यूरोप जो है यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये सारी चीज़ें आप रिलेट करेंगे तो अच्छे से याद रह जाएंगी। ये अफ्रीका वाला रीजन है, ये इंडो पैसिफिक रीजन है, ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। फिर आप यहाँ पे देखिए बात की जा रही है इंडिया रशिया कोऑपरेशन की। आप देखेंगे इंडिया का जो रशिया के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा पुतिन के टाइम से, जब से पुतिन और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो आपको एक रिलेशन है वो देखने को मिलेगा। उसमें आप देखेंगे कि इंडिया का जो एक एजेंडा है वो नज़र आता है कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा अपना जो एक यहाँ पे देखिए, ये पहले ये है इंडो पैसिफिक रीजन। यहाँ पे इंडिया चाहता है कि जो रशिया है, रशिया इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रशिया का एक कंट्रीब्यूशन देखने को मिले, रशिया की तरफ से एक ज़्यादा से ज़्यादा एक इसमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिले, जिससे कि इंडिया को कहीं ना कहीं चाइना को टैकल करने में जो इश्यूज आते हैं और इसमें उससे हेल्प मिले। क्योंकि अगर इंडिया और रशिया दोनों मिल के इस रीजन में कॉम्प्रिहेंसिवली अपनी स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो चाइना को कहीं ना कहीं ये डर बना रहेगा कि रशिया और इंडिया साथ में है और हम अकेले अगर हर जगह अपनी दादागिरी दिखाएंगे तो हमें भी पटकनी पड़ सकती है। ये बेसिक चीज़ है। तो आप यहाँ पे देखिए वही बात की जा रही है, जो स्टेबल इंडो पैसिफिक रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रशिया और इंडिया के लिए। आप देखेंगे जो रशिया है वो बेसिकली एक एनर्जी ब्रिज क्रिएट करना चाहता है आर्टिक से लेके
ये जो रीजन है आर्टिक का, आप देखिए ये आर्टिक से लेके ये व्लादिवोस्तोक, आप देखिए ये रशिया के अंदर व्लादिवोस्तोक यहाँ पे देखने को मिलेगा, और फिर यहाँ से ये आपको इंडिया का रीजन। तो ये एक एनर्जी ब्रिज क्रिएट करना चाहता है रशिया, जो कि उसमें उस ये एनर्जी ब्रिज क्रिएट करने के लिए उसको इंडो पैसिफिक रीजन में काफ़ी अच्छे से अपना एक कोऑपरेशन करके देखने को मिलेगा। कोऑपरेशन करना चाहिए, अलग अलग मिलिट्री एक्सरसाइजेज में हो, या फिर जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो ट्रेड है वहाँ पे उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी चीज़ों में उसे अपना बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि उसका एक इंडिया के साथ जो म्यूचुअल रिलेशन है वो एनहेंस हो सके। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो स्टैंड ऑफ है, जो कि चाइना और वियतनाम के बीच में अक्सर आपको बना हुआ दिखाई देगा। ये देखिए चाइना का जो साउथ चाइना सी में जो क्लेम है, जिसमें यहीं पे जो 9 डैश लाइन आती है, उसमें काफ़ी जो वियतनाम का रीजन है, मलेशिया का रीजन है, ब्रुनोई का, फिलीपींस का, ये सारे रीजन इनके साथ ये जो है इंटरसेप्ट करता है इसकी ये लाइन। और यही सारे इश्यूज़ की वजह से आप देखेंगे जो वहाँ का वियतनाम का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है, जहाँ पे इंडिया के कई ऑयल ब्लॉक्स हैं। आपको मैं बताऊँ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के बारे में, तो सबसे पहले आप ये देखिए, कोई अगर ये टेरिटरी लैंड है, मतलब ये मान लीजिए मुंबई है, मुंबई से आगे आप बढ़ेंगे 12 नॉटिकल माइल, तो ये टेरिटोरियल जोन, टेरिटोरियल वाटर देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे नॉर्मल शिपिंग एक्टिविटीज़, फिशिंग एक्टिविटीज़ करी जा सकती हैं। उसके बाद ये जो कंटिन्यूअस जोन होता है, यहाँ पे आप देखेंगे अगर कोई स्मगलर है, वो कुछ करके भाग रहा है स्मगलिंग करके, तो उसको यहाँ तक पकड़ा जा सकता है, उसके बाद अगर चला गया तो नहीं पकड़ सकते। ये बेसिकली कॉन्टिन्यूअस, और यहाँ पे यहीं तक किसी भी देश का एयर स्पेस भी है वो रिस्ट्रिक्टेड रहता है कि यहाँ से आगे आप प्लेन बिना परमिशन के नहीं ले जा सकते। फिर आप देखेंगे इसके आगे जो 176 नॉटिकल माइल है, इसे बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे आप देखेंगे जो भी वाटर के अंदर रिसोर्सेज हैं, जैसे आप देखेंगे पॉलीमेटेलिक नेड्यूल्स, जिसमें मैंगनीज, आयरन और बहुत सारे दूसरे इंपॉर्टेंट मेटल्स पाए जाते हैं पानी के अंदर, वो सारे जो चीज़ें होती हैं उस पर जो पूरी जिस देश की ये टेरिटरी है, जो देश है उसका सारा अधिपत्य होता है, सारा उसका क्लेम होता है इस पर। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये जो आपको मैंने बताया वियतनाम के अंदर जो इंडिया के ऑयल ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे जो साउथ चाइना सी क्लेम करता है, इस वजह से आपको देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। आप देखिए जो बोथ इंडिया और रशिया जो हैं, जो आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो कि आप ये पूरा रीजन देख सकते हैं, जिसमें लगभग 10 कंट्रीज़ आते हैं। आपको ये मैं अगली स्लाइड में दिखाता हूँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, ये देखिए ये आसियान नेशंस हैं। अगर आप देखेंगे 10 आसियान टोटल कंट्रीज़ हैं, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, ब्रुनोई, दारुसलाम। तो ये सारे आसियान कंट्रीज़ हैं। इन सारे जो कंट्रीज़ हैं इनका एक म्यूचुअल कोऑपरेशन भी होना चाहिए, जिससे कि इंडिया, रशिया और ये आसियान नेशन मिल के इंडो पैसिफिक रीजन में एक प्रॉपर अपनी एक स्ट्रैटेजी बना के चल सकें, जिससे कि काउंटर कर सकें चाइना की जो अननेसेसरी जो डिमांड्स हैं, अननेसेसरी जो क्लेम्स हैं, उन सारे चीज़ों को कहीं ना कहीं काउंटर क्लेम कर सके। तो इस सारी चीज़ के लिए इंडिया अपने रिलेशन जो है, आपने देखा होगा अक्सर हमारे देश के प्रधानमंत्री रशिया जाते हैं, या फिर अभी राजनाथ सिंह जो थे वो वहाँ पे रशिया गए जब चाइना के साथ हमारा एंगेजमेंट देखने को मिला गालवान का। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है हंगर की, भूख की, जो कि कोविड-19 के बाद से आपको देखने को मिलेगा कि ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इशू बन गया है, क्योंकि जब से कोविड-19 आया है, कोविड-19 का वायरस, कोविड-19 की वजह से जो लोग सफ़र कर रहे हैं, उसकी वजह से आप देखें बहुत सारे लोग भुखमरी जैसी इशू से फेस कर रहे हैं। ये सोशल जस्टिस GS2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखेंगे स्टेट और फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में जो रिलीज़ की गई, उसमें हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है, जो कि ट्रैक करते हैं प्रोग्रेस ऑफ नेशंस जो कि काम करते हैं अचीविंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे पहले आप देखेंगे नो पॉवर्टी, और दूसरा जो बात की जाती है यहाँ पे वो है ज़ीरो हंगर। सबसे ज़्यादा एम्फेसिस ज़ीरो हंगर पे दिया जाता है कि कैसे लोगों की भुखमरी, जो भूख से मौत है, वो रोकी जा सके। इसे बेसिकली आप देखेंगे प्रोड्यूस किया जाता है जॉइंटली FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स यूनिसेफ और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और लास्ट में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो पहला एडिशन है वो रिलीज़ किया गया था 2017 के अंदर। हंगर इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रेवलेंस रखता है, क्योंकि अंडर नरिशमेंट और जो ओवरऑल परसेंटेज हंगर का है वो 8.9% है, जो कि ह्यूज है। आप बोल सकते
सकते हैं एशिया में सबसे ज़्यादा लोग अंडर नरिश देखने को मिलते हैं, लगभग 38 करोड़ के आसपास लोग अंडर नरिश मतलब कुपोषित रहते हैं। उसके बाद अफ्रीका में दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा ये नंबर कुपोषित लोगों का अफ्रीका के अंदर। उसके बाद लैटिन अमेरिका, उसके बाद कैरेबियन आइलैंड जो मैंने आपको अभी दिखाया था। करंट अगर एस्टिमेट देखें तो लगभग 21.3% जो बच्चे हैं 5 साल से कम के वो स्टंटेड हैं, वेस्टेड हैं, 6.9% वेस्टेड हैं और 5.6% ओवरवेट है। मतलब ये अलग अलग बीमारियां हैं, अलग अलग जो बच्चे पैदा होते हैं, किसी की हाइट कम है एज के हिसाब से, किसी का वेट कम है एज के हिसाब से, किसी की ग्रोथ कम है एज के हिसाब से, तो वही सब ये स्टंटेड और वेस्टेड और ओवरवेट चीज़ें हैं जो आपको याद रख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, अगर हंगर की बात करें तो अफ्रीका जो है, ये पूरा जो एशिया का आप रीजन देखते हैं यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली आपको हंगर देखने को मिलता क्यों है? हंगर बेसिकली जहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं होगी, जहाँ अच्छी हेल्थ नहीं होगी, वहाँ पे हंगर भुखमरी तो होगी, क्योंकि लोगों के पास कमाने के तरीके नहीं पता है, लोगों के पास पैसा अर्न करने का जरिया नहीं है, उनके पास प्रॉपर सुविधाएं नहीं है, तो फिर यही होगा कि लोग भूख से मरते हैं। हेल्दी डाइट की अगर हम बात करें तो हेल्दी डाइट का अगर आप देखेंगे लगभग वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनली $1.90 पर डे खर्च करने पड़ते हैं अगर कोई इंसान हेल्दी डाइट लेना लेना चाहता है। यानी कि $1.90 लगभग $2 आप इसे बोल सकते हैं। और $1 अगर 70 रुपये मान के चलिए तो 140 रुपये के आसपास खर्च करने पड़ेंगे इंटरनेशनली अगर आपको एक हेल्दी डाइट चाहिए। उसी के बाद आप देखेंगे जो नंबर ऑफ़ पीपल ग्लोबली जो कि अफोर्ड करते हैं हेल्दी डाइट, वो हैं लगभग 300 करोड़। और इसमें से आप देखेंगे, सॉरी, इसमें मैंने आपको बता दिया जो हेल्दी डाइट अफोर्ड करते हैं, नहीं, जो हेल्दी डाइट नहीं अफोर्ड करते हैं वो हैं 300 करोड़ लोग, जो कि इंडिया और चाइना की अगर पॉपुलेशन आप दोनों मिला देंगे तो इतने लोग हर आप देखेंगे कि ये सारे वो लोग हैं जिनको प्रॉपर हेल्दी डाइट नहीं मिलती है। तो बहुत बड़ा एक ग्लोबल पॉपुलेशन का एक परसेंटेज आप बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा लीस्ट एक्सपेंसिव है हेल्दी डाइट का इन कंपैरिजन टू स्टार्च फूड जो आप बोल सकते हैं। अगर आपको एक लीस्ट एक्सपेंसिव हेल्दी डाइट लेनी है तो वो आपको 5 गुनी महंगी मिलेगी अगर सिर्फ आप स्टार्च, जो कि सबसे ज़्यादा आपको आलू के अंदर देखने को मिलता है, उसके कंपैरिजन में। उसके न्यूट्रिएंट रिच जो डेयरी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा आपको न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। रिच एक्सपेंसिव फूड इसे आप बोल सकते हैं, जो कि हर आदमी, हर गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो केला खा रहा है, फल खा रहा है, सेब खा रहा है। तो ये हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, गरीब आदमी। 3 बिलियन से ज़्यादा लोग जो आप देखेंगे ग्लोबली वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हेल्दी डाइट, अच्छा खाना नहीं खा सकते। सबसे ज़्यादा ये इशू आपको सब सहारन अफ्रीकन और साउथ एशिया के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि 57% है पॉपुलेशन का। की हाइलाइट्स अगर हम देखें तो अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें ज़ीरो हंगर की बात की जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दिखाई देता है। अगर आप देखेंगे 690 मिलियन लोग लगभग भूखे रह गए 2019 के अंदर, और लगभग 10 मिलियन लोग 2018 के अंदर आपको देखने को मिला ये हंगरी रह गए। और लगभग ये 60 मिलियन तक और बढ़ जाएगा आने वाले 5 सालों के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं जो कोविड-19 पैंडमिक है, इसमें जो आपको देखेंगे जो रिसेशन है कोविड-19 की वजह से, जो इकोनॉमी का जो डाउनफॉल आया है उसकी वजह से, जो रिसेशन आया है उसकी वजह से आप देखेंगे लगभग 83 मिलियन लोग जो अलग से एक्स्ट्रा ये ज़्यादा ये हंगर्स की जो इशू है उसको फेस करेंगे, और उनको जो हंगर है, जो भूख है, उससे प्रताड़ित रहेंगे, उससे वो उनको खाना प्रॉपर नहीं मिलेगा। जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉपर पैसा नहीं होगा, लोगों के पास कमाने का जरिया नहीं होगा, तो फिर उनको भूख जैसी इशू को फेस करना ही करना पड़ेगा। और लगभग पूरे अगर आप देखेंगे 2020 के आसपास तो ये पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि 132 मिलियन तक लोग भूखे रह सकते हैं 2020 में। तो ग्लोबल प्रेवलेंस जो देखेंगे इसमें आप अंडर नरिशमेंट का, तो ओवरऑल परसेंटेज जो हंग्री पीपल का देखने का मिलता है वो है लगभग 8.9%। और एब्सोल्यूट जो नंबर्स हैं वो 2014 से कंटिन्यूसली आप देखेंगे जो हंगर पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन के जो भूखे लोग हैं उनकी जो जनसंख्या है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे जो हंगर है इसने काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग स्टीप जो राइज़ किया है जब से जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो बढ़ी है पिछले 5 सालों में। आप देखेंगे अगर करंट ट्रेंड्स के हिसाब से तो 2030 तक आपको अफ्रीका के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि लगभग हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स क्रोनोलॉजिकल जो है हंगर का वो आपको अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, अफ्रीकन जो कंट्रीज़ है सबसे ज़्यादा आपको ये जो जैसे मैं दिखाऊँ, ये अफ्रीका जो है, ये अफ्रीका में जो ये सारे जितने भी देश हैं यहाँ पे, ये सारे देश जो है बहुत ज़्यादा भूखे, यहाँ पे प्रॉपर सुविधाएं नहीं है, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी
फैसिलिटीज़ नहीं है, प्रॉपर आपको एम्प्लॉयमेंट देखने को नहीं मिलेगा, प्रॉपर रिसोर्सेज हैं तो रिसोर्सेज को प्रॉपरली एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। तो इन सारी वजहों से आप देखेंगे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है काफ़ी ज़्यादा गरीबी देखने को मिलती है, और यही कारण है वहाँ पे अभी भी आपको डेमोक्रेसी जो है वो इस लेवल पे नहीं प्रिवेल करती कि वहाँ पे ये सारे इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सके, हंगर, एजुकेशन या फिर हेल्थ से रिलेटेड। इसीलिए आप देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे ज़्यादा पैसा हेल्थ में यहीं पे अफ्रीकन कंट्रीज़ में खर्च करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो आपको डिसलाइक करने का पूरा हक है। कमेंट करिए, कुछ भी आपको लगता है नहीं समझ में आया या फिर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट करके बताइए। शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, मैं और अच्छे से और अच्छे लेक्चर लेके आऊँगा, और फ्यूचर में अलग अलग टॉपिक्स में, लेट इट बी फिर की पॉलिटी हो, जोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, सारे सब्जेक्ट्स में आगे लेक्चर लेके आऊँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको मेरे इस लेक्चर की डेली जो लेक्चर बनाता हूँ उसकी स्लाइड चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल IS सूत्रा में जाके ये डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री स्लाइड्स। उसके बाद अगर आपको मेरे से कनेक्ट रहना चाहते हैं तो आप फेसबुक पे, और फेसबुक पे मेरा पेज है IS सूत्रा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इसी नाम से एक पेज है सब कुछ। उसके बाद आप ट्विटर है, ट्विटर पे भी मैं अब आ गया हूँ, इंस्टा पे मैं इसकी लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद।